तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं गाड़ी के अंदर से क्यों जो है बात करता हूँ आप लोगों के साथ। तो गाड़ी के अंदर आने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात कि इसके अंदर एक आपको एक चीज़ बताता हूँ। गाड़ी के अंदर क्या होता है ना कि जैसे हम ब्लूटूथ से मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर हमारी जो वॉइस होती है ना, वो वॉइस बहुत अच्छी आती है। ठीक है, कभी भी आप ट्राई करना। गाड़ी के अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक तो बाहर की जो कैंसिलेशन जो वॉइस होती है वो आपको जो है बहुत अच्छा महसूस होगा इस चीज़ के अंदर कि आपको जो है बाहर की कोई भी आवाज़ आपकी गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। और दूसरा, इसके अंदर एक माइक्रोफोन होता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या करता है, अगर आपका मोबाइल कनेक्ट है गाड़ी के अंदर, तो बहुत अच्छी इसके अंदर साउंड आती है मेरे हिसाब से तो आती है। बाकी आप बताना कि कैसी आ रही है, कैसी नहीं आ रही है। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए जो है मैं गाड़ी के अंदर आके रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक, तो आप बता सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि एक मेरे पास मैसेज आया था कि आप जब नया शुरू कर रहे हैं तो फिर क्या क्या आपने किया है, क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या प्रैक्टिस आपने करी है, क्या क्या नहीं करी है। तो देखो, ऐसा है कि प्रैक्टिस तो मैंने कुछ भी नहीं करा है। प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मन में आ रहा है वो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं सोच के आया हूँ कि मैंने ये बात करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि जो मन में है वो बोलना है। और अच्छी चीज़ें कुछ देखो, अच्छी चीज़ें डिस्कस करने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को उस तरीके से गाइड करूँ जिस तरीके से जो है मैंने बेसिक लेवल से शुरू करा है। और बेसिक लेवल आने के बाद फिर एक मीडियम लेवल भी आता है, एक फिर उसके बाद फिर जो है मीडियम से ऊपर फिर थोड़ा सा बड़ा लेवल आता है, उसके बाद थोड़ा और बड़ा लेवल आता है। तो बहुत बड़ा लेवल तो बाद में अचीव होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो है बेसिक लेवल एक होता है आदमी का। तो आदमी को पता ही नहीं चलता है कि उसको स्टार्ट किस तरीके से करना है। समझ रहे हैं ना। तो जब स्टार्ट का ही पता नहीं है तो फिर आदमी करेगा कैसे। ठीक, तो इसलिए फिर मैं आपके साथ आया हूँ यहाँ पे कि अपनी जो भी चीज़ें मैंने फेस करी है अपना बिजनेस सेटअप करने में। ठीक है, या अपना यूट्यूब मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको चलाने में मुझे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है अभी तक। ठीक है, अभी तो खैर दूसरा दूसरा या तीसरा वीडियो है मेरा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारी चीज़ें कि एडिटिंग किस तरीके से जो है इसके क्या क्या सॉफ्टवेयर वगैरह मुझे ख़रीदने हैं, क्या क्या नहीं ख़रीदना है। तो अभी तो शुरू करा है। ठीक है, एक शुरू करा है। आपको वीडियो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, आपको मेरी बातें समझ में आती भी है कि नहीं आती है, या मैं एक जो है एक जो है आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, तो आप बताएंगे तभी पता लगता है। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा है कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कैमरा इधर लेकर आते हैं। मैं इस तरीके से। ठीक है, अब ठीक है। अब आप भी सामने हैं, मैं भी सामने हूँ। ठीक है, तो जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो नया बिजनेस शुरू करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो आपको चाहिए है कि थोड़ा फंड आपको चाहिए। ठीक है, पैसा आपके पास कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप जो है नॉर्मल एक जो डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका कम से कम 10 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। 10 लाख रुपए डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए जिसमें आपका सामान आएगा और 2-3 लाख रुपए का आपका फर्नीचर आएगा।
ठीक है। अब फर्नीचर 2-3 लाख रुपए का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि जैसे हम पहले के, आज से अगर 10-15 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो सबका जो है एक दुकानदार होता था, जो आप बोलोगे वो आपको सामान ला के देगा, ठीक है, अपने रैक में से निकाल के देगा। आजकल का जो सिस्टम क्या है, शायद 10-15, हाँ 15 साल पहले की अगर बात करूँ, तो आज का सिस्टम क्या है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, तो लोग पसंद करते हैं कि वो खुद जाएं, खुद जाकर प्रोडक्ट उठाएं, अपने पकेट में डालें, काउंटर में जाएं, बिल कराएं और आ जाएं, ठीक है। उनको ये मतलब नहीं है कि दुकानदार कौन है, उनको अपना सामान लेना है, बिल करवाना है और घर आना है, ठीक है। वो ना तो ज़्यादा किसी के साथ बात करते हैं और ना तो जो है, तो इस तरीके से आजकल जो है मार्केट चल रहा है। तो इस तरीके के जो काउंटर होते हैं, जो रैक्स होते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा अलग प्रकार के होते हैं, अलग लेवल के होते हैं, अलग उनका जो है डिज़ाइन होता है, अलग उनका जो है लुक एंड फ़ील होता है। तो इस तरीके के जो रैक होते हैं वो थोड़ा-सा महँगे भी पड़ते हैं। तो महँगे पड़ते हैं तो महँगे, कई बार वो 10,000 का एक रैक पड़ता है। तो आपका दुकान की लोकेलिटी के हिसाब से और थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी आपको चाहिए, तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगेगा। तो 3-1 लाख रुपए आप मान के चल लो कि डेकोरेशन में, लाइटिंग में, आपका जो है सजाने-धजाने में बहुत सारा उसमें लग जाता है, ठीक है। तो 3-1 लाख रुपए उसमें लगा लो, और बाकी आपका किराया है। अब डिपेंड करता है किराया कितना है, क्योंकि अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट का किराया कई बार ऐसा भी होता है कि भाई 30-35 हज़ार से स्टार्ट होके 2 लाख 3 लाख भी जाता है। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप 10 और 20 हज़ार के बीच का जो भी एक रेंटल शॉप होता है, जिसका स्क्वायर फुट अगर मैं बात करूं, तो कम से कम 20 का या 15 बाई 20 का, या फिर जो है इतना जो आपका एरिया है, उसके अंदर एक नॉर्मल छोटा सा एक डिपार्टमेंटल स्टोर, जिसमें आप जो है, तो 15 बाई 20 या 20 बाई 20, वो आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। पर मैं ये चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किराया ना रखें अपने पास, कम से कम रखें। किराया जितना कम होगा उतने में आप जो है, जितना आपका प्रॉफिट होता है ना, वो किराया देने में ना बर्बाद करें। आप अपनी वैरायटी बढ़ाएं उसमें, क्योंकि जब वैरायटी बढ़ती है, तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ठीक है। आप किसी कस्टमर की डिमांड को कभी नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। डिमांड कैसी होती है कस्टमर की, कि उसे लौंग भी चाहिए, धनिया भी चाहिए, पुदीना भी चाहिए, हरा भी चाहिए, लहसुन भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए उसे, ठीक है। तो जब जो है बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी होती है ना आपके पास, तो आपके पास जो है कस्टमर टिकता है। कि और कई बार क्या होता है कि आदमी की मेंटेलिटी है, एक बार आपके पास देख लिया है कि भाई इसके पास बहुत सारी वैरायटी है, तो उसके बाद क्या होता है कि आदमी आपके पास दूर से भी आता है कि यार, हो सकता है कि ये वैरायटी सिर्फ उन्हीं के पास मिले, क्योंकि दूसरे के पास है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है प्लान करें अपना। तो सबसे पहले आपका बजट होता है, ठीक है। बजट के बाद आपकी लोकेशन होती है, लोकेशन के बाद आपका किराया, रेंट कितना होता है वो होता है। उसके बाद फिर आप सोच सकते हैं कि ये देखो, ये मैंने आपको बताया है, जो ये जो जनरल स्टोर खोलते हैं ना, तो जनरल स्टोर को आजकल की भाषा में डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का जो है जनरल स्टोर आप अगर खोलते हैं, तो आपका जो है कम से कम 15 से 17 लाख रुपए का खर्चा आपका नॉर्मल आएगा, ठीक है। 2-3 महीने का किराया आप जेब में रख लेना। बाकी जनरल स्टोर में जो है आदमी इतना बहुत तो पहले दिन से ही कमाना शुरू कर देता है कि वो जो है आपका किराया 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 निकल जाए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो जो है पहले दिन से ही कमा लेता आदमी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आप मार्केट में नए हैं, ठीक है, तो आपको मार्केट का थोड़ा सा सिस्टम समझना पड़ेगा, और सिस्टम इस तरीके से समझना पड़ेगा कि आपको उस लोकेशन में अगर आपकी जैसी दुकान है कोई, तो उनका थोड़ा सा रेट, जो प्राइस होता है ना, उनका भी थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। अगर मान लो आपके पास भी सेम प्रोडक्ट है और किसी दूसरे के पास भी सेम प्रोडक्ट है,
और एक का रेट आप अगर रेट लगा रहे हैं सपोज़ करो ₹100, दूसरा वाला रेट लगा रहा है ₹80, और हो सकता है जो आप प्रोडक्ट ₹100 में बेच रहे हो वो आपको 90 का पड़ता है, ठीक है? तो आप सोचो कि आपके जो कंपेयर वाला है, जो आपका जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटर है, ठीक है? वो अगर 80 का दे रहा है तो आपको 90 का कैसे पड़ेगा? ठीक है? फिर तो आप ही उससे ₹80 का खरीद लो और आप अपना ₹90 का बेचो, ठीक है? ये बेसिक चीज़ें हैं जो आजकल मार्केट में चल रही हैं, ठीक है? क्योंकि रेट का कंपेयर, अब कहीं न कहीं से तो वो ऐसा ला रहा है सामान, जो हो सकता है कि वो आपको भी नहीं पता है कि कहाँ से ला रहा है। तो ये चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कस्टमर को सस्ता भी चाहिए और कस्टमर को अच्छा भी चाहिए, ठीक है? तो आप जो है इस चीज़ का थोड़ा-सा जो है ध्यान रखना कि कभी भी कस्टमर कोई आपके पास आता है, तो आपको आपको भी पता होना चाहिए कि ये आस-पड़ोस में कितने का मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि इस तरीके से अगर चलेगा तो आपकी दुकान कभी नहीं चलेगी, ठीक है? प्रोडक्ट सेम है, आपको होलसेल में 90 का पड़ रहा है और आपका जो रिटेलर, आपके से जो कॉम्पिटिटर रिटेलर है, वो जो है उस चीज़ को ₹80 में दे रहा है, ठीक है? तो इस तरीके वाली जो चीज़ें होती, इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें, ठीक है? अगली जो बात होती है, अगली बात ये होती है कि आपको जो कस्टमर के साथ जो पेश आना है, वो किस तरीके से आना है, क्योंकि आप अगर कस्टमर के साथ ज़्यादा अच्छे से कई बार आते हो तो बहुत सारे कस्टमर बहुत बदतमीज़ भी होते हैं, ठीक है? वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन हो जाता है कई बार 100 में से इक्का दुक्का कोई लोग ऐसे आ जाते हैं जो बड़े बदतमीज़ से होते हैं, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो 20% या 30%, अगर आपकी कोई लोकेलिटी ऐसी है जहाँ पे उधारी वाला सिस्टम चलता है, तो बहुत सारे जो है उसमें इस तरीके से चलता है, ठीक है? तो उधार वगैरह से थोड़ा-सा बचें। मेरे हिसाब से तो देखो, अगर आपका मंथली सेल की अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका 1 लाख रुपए की सेल है, सपोज़ की बात है ना? अगर आपकी 1 लाख रुपए की सेल है और आप जो है 5,000 या 3,000 या 2,000 आप उधार कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी सेल 1 लाख रुपए की है और आपका जो है कम से कम 40% से लेके 60% का जो पैसा है, वो अगर उधारी में फँसता है, ठीक है? तो ऐसे में फिर आप अपने प्रोडक्ट के लिए तैयार रहना, क्योंकि आपको और प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको प्रोडक्ट जो बिक गया, वो तो दोबारा चाहिए ही चाहिए, ठीक है? आपका उधारी में जो कुछ सामान चला गया, वो तो चला गया, आपको वही सामान दोबारा चाहिए। मीन्स आपके पास 10 बिस्कुट के पैकेट हैं, ठीक है? 10 नमकीन के पैकेट हैं, ठीक है? आपके दोनों को मिला के सेल कितनी हो गई? ₹10 के हिसाब से ₹100 बिस्कुट का और ₹100 नमकीन का, ठीक है? अब आपका जो है 5-6 पैकेट उधारी में बिस्कुट निकल गए, 5-6 पैकेट उधारी में नमकीन निकल गए, ठीक है? तो ये जो 12 पैकेट जो उधार में गए हैं, तो ये 12 का मतलब ₹120, ठीक है? और आपका जो है टोटल सेल कितनी हुई? ₹200। अब ₹120 तो आपके उधार में चले गए, ₹80 बच गए। अब ₹80 जब बिकेगा, तब उसका पैसा आएगा। बाकी आपको प्रोडक्ट के लिए तो दोबारा से सामान चाहिए ना। अब बहुत सारे मार्केट में आप उधार करोगे, तो उधार के चक्कर में फँसोगे तो बहुत जो है पछताओगे आप, ठीक है? तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखिए। उधार में कभी भी इतना पैसा मत लगाओ उधार में कि आपको इस चीज़ का नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखना, ठीक है? जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, अब जब हम ऑनलाइन चीज़ें इस तरीके से शुरू कर रहे हैं, तो भाई डिस्कस करना है तो जब बेसिक लेवल से शुरू करना है, तो इस तरीके से ही मेरे हिसाब से होता है बेसिक लेवल। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि और क्या-क्या डिस्कस करना है, ठीक है? तो 3-4 पॉइंट मैंने डिस्कस करे हैं। अगर आपको जो है बेसिक लेवल से शुरू करना है, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें। और दूसरा, चोरी चकारी, भाई मांगने वाले बहुत आते हैं। कई बार एक मेरा दोस्त है,
उसकी दुकान नई नई खुली थी, कपड़े की थी उसकी भी। और उसकी दुकान में एक आदमी आया जिसने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया कि उसने उस टाइम पे 2,000 रुपये का नोट चलता था। उसने 2,000 रुपये का नोट दिया, सामान लिया, पैसे भी लिए, 2,000 का नोट भी लिया, ठीक है। और जो दुकानदार था उसको कितने का नुकसान हुआ? 2,000 का। उसके बाद फिर उसने और पैसे जो छुट्टे चाहिए थे 1,000-1,200 रुपये वो भी लिए, सामान भी लिया, तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ उसको। तो इस चीज़ों की जो ये इस तरीके की जो धोखाधड़ी है, ठीक है। एक दूसरी चीज़ है, पेटीएम वाला था, ठीक है। अब पेटीएम में ही हुआ था ऐसा। अब पेटीएम वालों ने तो खैर नहीं किया, लेकिन एक दूसरा था मेरा दोस्त, उसकी भी कपड़े की शॉप थी। क्योंकि मैं कपड़े के बैकग्राउंड से हूँ तो फिर मेरे एग्जांपल इसी तरीके से हैं कि ज़्यादातर जो कपड़े के हिसाब से ही है। तो उसके साथ क्या हुआ, एक बंदे ने उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसका ऑनलाइन पेमेंट वाला जो सिस्टम था वो था फ्रॉड, ठीक है। अब यहाँ से इसने 4,000 रुपये के कपड़े लिए, ऑनलाइन पे किया। अब कई बार क्या होता है, ये सबके साथ ही शायद होता होगा, ये कई बार क्या होता है, ऑनलाइन की पेमेंट जो है 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट के बाद शो करती है अपने सिस्टम पे, ठीक है। उसने पेमेंट करी और बोल दिया कि हो गई पेमेंट, ठीक है। और उसने गलती क्या करी कि कपड़े का थैला वहीं रख दिया कि भैया मैं अभी आ रहा हूँ और ये कपड़े का थैला है, ठीक है, अभी लेकर जाऊँगा। अब उसकी पेमेंट जो उसने फ्रॉड वाली पेमेंट करी थी वो उसके पास पहुंची नहीं, लेकिन कपड़े इसके पास थे तो उसने टेंशन नहीं लिया दुकानदार ने। उसने बोला कि चल ठीक है, जब जो है 2-4 मिनट में पेमेंट आ जाएगी तो कोई बात नहीं, कपड़ा तो ये बाद में ले जाएगा। अब अचानक से दुकानदार ने, जब वो दोबारा आया उस दुकान में, तो उसने बोला कि भैया मैं अपना थैला ले जा रहा हूँ। और उसने दुकानदार ने बोला कि भाई तू पहले पेमेंट दिखा कि पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। अब क्योंकि फ्रॉड उसमें ऐसा नहीं है कि उसको रिकॉर्ड रखता है, वो फ्रॉड वाला जो ऐप होता है वो उसका रिकॉर्ड नहीं रखता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब जो है उसके पेमेंट उसने दिखाई नहीं, तो दुकानदार को जो है शक हो गया उसके ऊपर, तो तुरंत वो पकड़ा गया था, ठीक है। लेकिन कई बार अगर बाई चांस वो अगर दोबारा से उस दुकान में नहीं आता है तो शायद इसके 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं इनसे भी थोड़ा सा ज़रा सावधान रहें आप लोग, ठीक है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज वाली चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएँ, ठीक है। और ये भी देख पाएँ कि यूट्यूब किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।